कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप देख सकें। भाग 4। रात को सचिन बिस्तर पर लेटा हुआ उस मेले वाले वाकये पर सोच रहा होता है। तभी सचिन की माँ पार्वती दूध लेकर उसके पास आती है। सचिन माँ को देखकर बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। ले बेटा, गरम गरम दूध पी ले, इससे हाथ पांव में ताकत आती है। बेटा, कल से तुझसे एक बात करने की सोच रही हूँ। कल भी तू खाकर खेत पर चला गया, नहीं कर पाई। रात को आकर देखा तो तू सो चुका था। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात करनी है? कोई भी बात करनी हो, यदि मेरी नींद भी लग जाए तो जगा लिया करो ना। उसमें क्या है, कोई कुंभकर्ण की तरह तो सोता नहीं। सचिन हंसते हुए माँ से बोला, बेटा, ऐसी बातें जल्दबाजी में नहीं की जाती, आराम से सबकी सलाह से ही होती है। ले, तेरा भाई भी आ गया। महेश भी सचिन के पास आकर बैठ जाता है। माँ आगे बोलना शुरू करती है, बेटा, तू तो जानता है कि तेरे बापू तेरे बचपन में ही गुजर गए थे। उनके जाने के बाद मैंने तुम लोगों को कैसे पाला है, मैं ही जानती हूँ। महेश ने बहुत छोटी उम्र से ही खेती संभाल ली थी। उस समय तेरे मनोहर चाचा ने भी हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। महेश का कदम कदम पर साथ दिया। जब भी जरूरत पड़ी तो सबसे आगे खड़े रहे हमारे लिए। तेरे बापू को अपना सबसे बड़ा दोस्त, एक बड़ा भाई मानते थे। यदि मनोहर भाई साहब नहीं होते तो आज पता नहीं हम लोगों का क्या होता। तुझे शहर भेजने में भी उनकी सबसे अहम भूमिका थी, वरना महेश अकेला क्या कर लेता। समय समय पर रुपये पैसे से भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की। सचिन जो अब तक गौर से माँ की बात सब सुन रहा था, बीच में ही बोल पड़ा, हाँ माँ, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। मैं भी उनको पिताजी जैसा ही मान देता हूँ। पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अरे बेटा, पहले पूरी बात सुन तो ले। ये आजकल की पीढ़ी भी ना 2 शब्द सुनकर ही सवाल पूछने लगती है। मैं कह रही थी, उनकी लड़की खुशबू को तो तू अच्छे से जानता है। बचपन से दोनों साथ खेले हो, एक ही उम्र के हो। खुशबू बिटिया भी तुझे मन ही मन बहुत पसंद करती है। हम सबकी देखी भाली लड़की है, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, रसोई के हर काम में माहिर है। हम सभी यही चाहते हैं कि तेरा और खुशबू का ब्याह हो जाए, दोनों घर रिश्तेदार बन जाएं। बस अब तेरी जिम्मेदारी है, एक वो भी पूरी हो जाए तो आराम से प्राण छोड़ सकूं। सचिन के सर पर हाथ फेरते हुए पार्वती बोली, पर सचिन उनकी ये बातें सुनकर हैरानी से सबको देखने लगता है। अरे माँ, प्राण निकले आपके दुश्मनों के, ऐसे क्यों बोलती हो? और आप मेरी इतनी चिंता मत करो, अब बड़ा हो गया हूँ, अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा माँ, मुझे गलत मत समझना। मैं आज भी आपका वही छोटा सा गुड्डू हूँ। खुशबू एक सुंदर, बहुत अच्छी लड़की है। एक पत्नी में जो गुण होने चाहिए वो सभी उसमें है। पर माँ, मैंने कभी उसे उस नजर से देखा नहीं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हम बचपन में साथ खेले बड़े हुए हैं। पर मेरी उससे शादी की बात, ये कुछ ज्यादा ही आगे का नहीं सोच लिया माँ? माँ, मेरी बात को गलत मत लेना। आप भैया भाभी मेरे लिए क्या हो, मेरा दिल जानता है। आपकी हर बात सर आंखों पर है। आज तक कभी आपकी कोई बात नहीं टाली। पर माँ, शादी की बात अलग है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। मानता हूँ मन्नू चाचा ने हमारी मदद तब की थी जब हम मुसीबत में थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, पर शादी वाली बात मुझे ठीक नहीं लगी माँ। सचिन गंभीर होते हुए बोला। उसकी बात सुनकर महेश और पार्वती एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। महेश सचिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तू अच्छी तरह सोच ले, विचार कर ले। हमें सिर्फ एक बात ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हर पहलू पर विचार करना चाहिए। खुशबू एक अच्छी लड़की है, हमारे घर, हमारे रीति रिवाजों से अच्छी तरह वाकिफ है। तूने सही कहा, ये पूरी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए गंभीरता से अच्छे से सोच समझकर कोई फैसला लेना। ये मत समझना हम तुझ पर दबाव डाल रहे हैं। पर बेटा, इस दुनिया को तुझसे अच्छे से हम लोगों ने देखा है, सब कुछ सोचकर चलना पड़ता है। खुशबू का भी सोच, वो कितनी उम्मीद लगाए बैठी है तेरे से, तुझको कितना पसंद करती है। जब उसे तेरी ये बातें पता चलेगी तो सोच, कितना दुख होगा उसे। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो,
बल्कि आराम से सोच समझकर बताना। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेगा। बस इतना ही कहूंगा मेरे भाई, जो भी निर्णय लेना समझदारी से लेना, क्योंकि सिर्फ तू ही नहीं, इस रिश्ते से हम सभी जुड़े हैं। अब सो जा, बाद में बात करेंगे। इतना कहते हुए महेश ने अपनी माँ पार्वती को चलने का इशारा किया। वो लोग सचिन के सर पर हाथ फेरकर वहां से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सचिन काफी देर रात तक सोच में डूबा रहता है। सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है। महेश अकेले में अपनी माँ पार्वती से बात करते हुए कहता है, गलती हमारी है माँ, वो बेचारा अभी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, थोड़ा समय उसे घुलने मिलने देना था। ये बातें एकदम से नहीं की जाती, शादी ब्याह का मामला है, इसमें इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अभी तो गांव आया है, उसे थोड़ा वक्त दो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वो हमें निराश नहीं करेगा। बस हर चीज का एक सही वक्त होता है, बेवक्त की गई सही बात भी गलत साबित होती है। तू चिंता मत कर, और मनोहर चाचा से अभी इस बारे में कुछ मत बोलना, मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनकर पार्वती भी उसकी बात से सहमत नजर आती है, पर वो ठहरी एक माँ अपनी संतान की आंखें पढ़ सकती थी। उसे सचिन की बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर महेश के बोलने पर अपना मन समझाते हुए वो इस विषय पर खामोश रहती है। अगले दिन सचिन कुछ उदास सा चुप चुप रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। खाना खाकर वो घर से बाहर निकल जाता है। गांव में उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। एक दोस्त अंकित कहता है, अरे आज पास के गांव में अमिताभ की फिल्म लगी है, त्रिशूल, बोलो तो सभी चलते हैं। जब से सचिन शहर से आया है कहीं घूमने ही नहीं गए, समय निकालकर आज चलते हैं। आज सबको मेरी तरफ से फिल्म दिखाऊंगा, बोलो सब क्या बोलते हो। अंकित की बात सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं, पर सचिन का मन अभी भी कहीं और लगा था। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। अरे भैया कहाँ खोए हो, उसी झरने वाली की याद में। कभी कभी इन दोस्तों को भी भाव दे दिया करो, अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा। अभी बोलना, चुप क्यों है। वो सचिन को बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोलता है। उसके इस तरह करने से बाकी सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर सचिन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उनके बीच से वहां से चला जाता है और गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर आकर चुपचाप अकेला बैठ जाता है। घंटों वहीं बैठा बैठा वो इन्हीं सब उधेड़-बुन में उलझता रहता है। फिर अचानक घड़ी देखकर वो उठकर कहीं निकल जाता है। सभी उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से हैरान रह जाते हैं। अपने दोस्त बंटी के घर जाकर सचिन उसे आवाज लगाता है। बंटी जैसे उसे बाहर खड़ा देखता है उसे अंदर बुलाता है, पर वो अंदर न जाकर उसे ही बाहर बुला लेता है। बंटी के आने पर वो उससे उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए मांगता है। पूरे गांव में उसके दोस्तों में से बस बंटी के पास मोटरसाइकिल थी। अपने दोस्त से उसकी मोटरसाइकिल लेकर वो एक जरूरी काम से जाने का बोलकर उसी मेले वाली जगह पर चल देता है। दोस्त से इस बारे में कुछ बात नहीं करता। बंटी अपनी दोनों भौएं और होठ ऐसे हैरानी से उचकाते हुए उसे जाते देखता रहता है। रास्ते में सचिन के मन में वही सब सवाल, वही बातें घूमती रहती है। एक तरफ माँ भैया, उनकी बातें, मनोहर चाचा के उन पर किए एहसान, दूसरी तरफ वो अनजान लड़की गुलाबो, जिससे वो मात्र 2 ही बार मिला था। धर्म संकट में फंसा हुआ वो रास्ते पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। मेले में पहुंचकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उस वक्त वहां कोई नहीं था। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी जब उसे गुलाबो कहीं नजर नहीं आती तो वो उदास होकर वहीं बैठ जाता है। उसके मन में ढेरों सवाल एक दूसरे से टकराते हुए घूमने लगते हैं। गुलाबो की बातें, माँ की बातें, खुशबू का चेहरा, सब कुछ। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर नीचे मुंह करके गहरी सोच में डूबा होता है। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगता है, पर गुलाबो कहीं नजर नहीं आती। उसने कल जो गुलाबो से कहा था, अब उसे खुद अपनी ये कही बात कानों में गूंजती रहती है। वो वहां से उठकर मेले में आकर घूमने लगता है। चारों तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी थी। हर कोई अपने में मस्त, बस जिंदगी के इस मेले का आनंद उठाता नजर आ रहा था। सचिन का ये सब देखकर मानो और मन खराब होने लगता है, जैसे आज हर इंसान उसे चिढ़ा रहा हो, उसके सामने अपनी खुशी का भौंडा प्रदर्शन कर रहा हो। वो मेले में इतनी भीड़ में भी खुद को अकेला, असहज महसूस कर रहा था। उसकी आंखें लगातार, निरंतर बस उसी लड़की गुलाबो को खोज रही थी। जब उसका मन नहीं लगा वहां, तो वो 30 कदमों से वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वो वहीं बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग बातें करते हुए वहां से निकले। जल्दी चलो भैया, ये जगह ठीक नहीं।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रास्ते पर कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। कल भी कुछ बैलगाड़ियों के बैल चलते चलते अचानक से रुक गए थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो कुछ ऐसा भांप लेते हैं जो इंसान नहीं समझ पाता। शाम के बाद से तो इस रास्ते पर आने में ही डर लगने लगा है अब। एक बुजुर्ग काका बता रहे थे कि बरसों पहले पास ही के दो गांवों के बीच सामूहिक नरसंहार हुआ था। उनके दो गुटों के बीच किसी विवाद को लेकर भयंकर मौत का तांडव मचा था। सैकड़ों लोगों को काट दिया गया था। जंगल के आसपास की कई बस्तियां तक उजड़ गई थी। मासूम लोग मारे गए थे। लाशों को जंगल में ऐसी फेंक दिया था। चील, कौवे, गिद्धों ने उन लाशों को नोच नोच कर क्षत विक्षत कर डाला था। तब से वो गांव और उसके आसपास की जगह अभिशप्त सी हो गई है। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं सब लोगों की आत्माएं अब इस जगह भटकती रहती हैं। सचिन के कानों में लोगों की ये बातें पड़ती है, पर वो इन सब में कभी यकीन नहीं करता। जब बहुत देर हो जाती है तब सचिन अपनी घड़ी की तरफ देखता है। शाम के 7 बज चुके थे। वो एक बार फिर आसपास घूमकर गुलाबों को देखता है, पर गुलाबों उसे कहीं दिखाई नहीं देती। किसी अनजान आशंका से उसका मन भयभीत हो उठा। वो दोनों ही हाथ की हथेलियों को आपस में मसलते हुए बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है, लेकिन गुलाबों का कुछ पता नहीं चलता। वो परेशान होकर वापस गाड़ी स्टार्ट कर देता है। आधे रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। गाड़ी रोककर वो इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी दूरी पर अंधेरे में कोई साया पेड़ के नीचे गर्दन नीचे किए बैठा दिखाई देता है।